फिल्म ओमेगा 2 बदलते समय की सच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही शिव है, और सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी यही है। बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर बनी नकली फिल्में देखते हैं, जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई भी बात नहीं होती है। और जब बात होती है तो ओ माय गॉड 2 जैसी फिल्में बनती है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओ माय गॉड 2 मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है महाकाल नगरी से, जहां पर कि पंकज त्रिपाठी बने कांति साहब मुगदल को दिखाया जाता है। भगवान महाकाल का पक्का भक्त कांति उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर प्रसाद चढ़ावे वगैरह की दुकान चलाता है। मंदिर के बड़े पुजारी की शरण में रहने वाले कांति एक सच्चे आस्तिक भक्त की सबसे बड़ी आइडल इमेज है, और मंदिर के बाहर उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल जाती है। जिसके बाद कांति की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसके घर में पत्नी के समेत एक बेटा और एक बेटी रहते हैं, जिसमें बेटे का नाम विवेक तो बेटी का नाम दमयंती और दमू है। कांति की बेटी एक छोटे स्कूल में पढ़ती है, वहीं उसका बेटा विवेक एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। लेकिन स्कूल इंटरनेशनल हो या फिर कस्बे, है तो इंडिया में, और उसमें स्टूडेंट आते तो हमारे इसी समाज से। तो एक दिन विवेक अपने दोस्त के यहाँ पर जाता है और घर वालों से कह देता है कि आज रात वो उसी के घर पर बिताएगा। और अगली सुबह जब होती है तो विवेक हॉस्पिटल में पाया जाता है। ये बात सुनने के बाद कांति तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर कि वो अपने बेटे से मिलता है। जिसके बाद कांति डॉक्टर से मिलता है, तो डॉक्टर कांति को कुछ ऐसी बातें बताता है कि कांति को कुछ भी समझ नहीं आता है। डॉक्टर कांति को बताता है कि विवेक ने कुछ ऐसी गोलियां खाई है जिस वजह से विवेक रात भर जागा है। तो कांति उस डॉक्टर से कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, अगर किसी भी बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तो वो तो बीमार पड़ेगा ही। तब जाके डॉक्टर कांति को असली सच बताता है। वो बताता है कि विवेक ने कुछ ऐसी गोलियों का इस्तेमाल किया है जिन गोलियों का इस्तेमाल हम सुहागरात के समय पर करते हैं। और डॉक्टर कांति को ये भी बताता है कि विवेक ने सारी रात मास्टरबेट की है। ये सुनने के बाद कांति को बहुत ज्यादा विवेक पर गुस्सा आती है, और वो विवेक को बहुत ज्यादा चिल्लाता है, क्योंकि कांति की नजरों में तो ये सब पाप है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर विवेक ये सब कुछ कर क्यों रहा था। तब कांति विवेक के एक दोस्त से सब कुछ पता कर लेता है। विवेक का दोस्त कांति को बताता है, एक डांस कंपटीशन की तैयारी के बीच विवेक एक लड़की का पार्टनर बना। वो बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे, लेकिन कुछ जलने वाले दोस्तों ने उसके पसंदीदा पार्टनर से अलग करवा दिया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, और सबसे बड़ा मजाक ये था कि उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में शंकाओं का निर्माण करती है। और बच्चा पूछे भी तो किससे कि सामान लिंग का आकार प्रकार कैसा होता है। वह नीम हकीमों जड़ी बूटी बेचने वाले बाबाओं के पास भटकता है, और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली गोली खाकर बीमार पड़ जाता है। ये सारी बातें जब कांति को मालूम चली तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो महादेव के सामने प्रार्थना करते हैं कि उसका बेटा इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकला। लेकिन महादेव जानते हैं कि कांति के बेटे विवेक के पास अब कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली है, इसलिए महादेव अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार होते हैं, जिन्हें कांति हमेशा महाराज कहकर पुकारता है। कुछ दिनों के बाद स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो विवेक और उसके पेरेंट्स मतलब कि कांति को स्कूल बुलाते हैं, और उसे बताया जाता है कि विवेक ने जो हरकत की है उसकी वजह से हम उसे स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। कांति को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विवेक ने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से उसे स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। तब कांति को एक वीडियो बताया जाता है, जिसमें कि विवेक जो है वो स्कूल के बाथरूम में मास्टरबेट कर रहा होता है। और ये वीडियो विवेक के कुछ जलने वाले दोस्तों ने बना ली थी, और उसे हर जगह शेयर भी कर दी थी। इसलिए स्कूल का ये फैसला निकलता है कि अब वो विवेक को किसी भी हालत में इस स्कूल में तो नहीं रखना चाहते, इसलिए वो उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। और धीरे धीरे करके ये वीडियो जो है वो पूरे शहर में वायरल हो जाती है। वीडियो इस प्रकार वायरल होती है कि ये वीडियो उसके घर तक भी पहुंच जाती है, और अब विवेक और उसकी फैमिली किसी को भी मुंह बताने लायक नहीं है। कांति जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी इमेज जो है वो एक सच्चे श्रद्धा और आस्था वाली है। लेकिन अब वो किसी से आंख उठा के भी बात नहीं कर सकता, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहने वाले, और अब वो कहीं दूसरे शहर में किसी रिलेटिव्स के पास चले जाएंगे। वो उसी रात अपने किसी रिलेटिव्स के पास जाने लगते हैं। वो स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पर कि अगली सुबह की ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से विवेक जो है वो रेलवे की पटरियों पर पहुंच जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है। और यहीं पर कांति की एक बार फिर मुलाकात होती है महाराज से, मतलब कि अक्षय कुमार महादेव से। यहाँ पर महाराज जो है कांति से कहता है कि अपने बेटे विवेक को देखो, शायद वो यहाँ पर नहीं है, कहीं और चला गया हो। और वो उसे हिंट दे रहा था कि वो आत्महत्या करने के लिए चला गया है। तब यहाँ पर कांति उसके पीछे दौड़ता है, वो उसे बचाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता है।
क्योंकि उसे महाराज मतलब कि महादेव ने बचा लिया था। महादेव ने विवेक को बचा लिया था, जिसके बाद महादेव कांति से बात करते हैं। कांति यहाँ पर उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता है, लेकिन कांति को वो थोड़े पागल से लगते हैं क्योंकि वो पहेलियों में बात करते हैं। महादेव कांति से कहते हैं कि सारी दुनिया को तुम्हारा बेटा गलत लग रहा, तुम्हें भी वो गलत लग रहा हो, लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि विवेक असल में गलत है भी या फिर नहीं। कांति को ये सारी बातें अब बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि विवेक ने जो कुछ भी गलती की उसमें गलती उसकी नहीं थी, बल्कि हमारी, स्कूल की और मेडिकल स्टोर वाले की और उन बाबाओं की भी है। क्योंकि अगर उसे सही तरह से ज्ञान मिल गया होता तो शायद आज वो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। इसलिए वो 4 लोगों पर केस दर्ज करता है, एक तो स्कूल पर, दूसरा मेडिकल स्टोर पर, तीसरा बाबाओं पर और चौथा खुद पर। क्योंकि अगर विवेक को ठीक से ज्ञान मिल गया होता तो आज वो अज्ञानता का शिकार नहीं होता। कांति कोर्ट पहुंच जाता है एक वकील को लेकर। खुद के ऊपर केस करने वाले शख्स को देखकर जज भी हैरान रह जाते। कांति उनसे कहता है कि मैं इन 4 लोगों पर मानहानि का केस करना चाहता हूं, क्योंकि इन 4 लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा बेटा अज्ञानता का शिकार हुआ। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मेरे बेटे से माफी मांगे और बदले में ये लोग मुझे महाकाल के लिए चढ़ावा दे 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए, और मेरे बेटे को स्कूल में वापस दाखिला मिले। लेकिन तभी यहाँ पर कामनी नाम की एक वकील की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत ही तेज तर्रार वकील है। कामनी यहाँ पर जज से कहती है कि इस केस को तुरंत ही डिसमिस कर देना चाहिए, लेकिन बात रखने का एक मौका तो मिलना चाहिए। तो कामनी ये केस अपने अंडर ले लेती है और जो कांति के साथ का वकील था वो इस केस को छोड़ देता है, क्योंकि कामनी के सामने उसकी हार पक्की है। तो अब कांति के पास कोई और वकील नहीं था और ना ही इस केस को कोई लेना चाहेगा। तब यहाँ पर वो जज साहब से कहते हैं कि आप मुझे वही दे दीजिए जो हमेशा देते हैं, तारीख। तो जज साहब उसे अगली तारीख दे देते हैं, जिसके बाद से कांति इस केस में लग जाता है। वो इस केस को सॉल्व करने के लिए अब कुछ भी कर सकता था, इसलिए सबसे पहले तो वो इस केस को समझने की कोशिश करता है और फिर ढेर सारी पढ़ाई करता है। वो बहुत सारी बुक्स का अरेंजमेंट करता है जो कि विवेक के पास पहले से ही रखी हुई थी। कांति इस केस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था। वो दिन रात मेहनत करके इस केस की तैयारियां कर रहा था और सारी चीजों की रिसर्च भी कर रहा था, जिसमें कि उसकी बेटी दमयंती भी उसका साथ दे रही थी। तो अब तारीख वाले दिन कांति जो है वो कोर्ट रूम पहुंच जाता है, जहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसने पहले ही देख ली थी। तो यहाँ पर कांति सबसे पहले तो कोर्ट को अच्छी तरह से साफ करता है और इस केस को वो खुद हैंडल करने की गुहार लगाता है, जिस पर कि जज भी हाँ कह देते हैं। और सबसे पहले तो वो उनसे थैंक यू कहते हैं, क्योंकि कांति ने इस कोर्ट रूम को बहुत अच्छे से साफ किया था। यहाँ पर कांति ने अपने जूते चप्पल को बाहर भी उतार कर आया था। वो कहता है कि ये न्याय का मंदिर है और वो मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं आता है, जो बातें जज साहब को बड़ी अच्छी लगी थी। लेकिन अभी ये केस एक्सेप्ट नहीं हुआ था और उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही थी। कांति यहाँ पर सभी को सनातन धर्म के 4 स्तंभों के बारे में बताता है, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम के बारे में, जिनमें कि अश्लीलता भी है। और अगर इन अश्लीलताओं के बारे में लोग पढ़ना शुरू करें तो उन्हें अश्लील नहीं लगेगा। लेकिन कामनी कहती है कि हम किसी भी टॉपिक को उठाकर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। हर स्कूल की क्रेडिबिलिटी होती है जिसकी वो हद में होते हैं। तब कांति उनसे कहता है कि अगर ये सब कुछ पढ़ाया गया होता तो आज ये सब कुछ गलत लगता ही नहीं। तो बहुत सारी डिबेट के बाद यहाँ पर जज साहब जो है वो इस केस को रजिस्टर कर लेते हैं। तो फाइनली ये केस रजिस्टर हो चुका था, जिसके कारण कांति बहुत खुश था। हालांकि ये केस अभी वो जीता नहीं था, लेकिन वो इतना खुश था जैसे कि वो केस जीत गया हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि कांति को ज्यादा नॉलेज है नहीं और आगे बहुत सारी अड़चने हैं। तो आगे कामनी समझ चुकी थी कि इस केस को कैसे सॉल्व करना है। उसने सारी पढ़ाई करके आई थी और इसलिए वो यहाँ पर कोर्ट में विवेक को बुलाती है। वो उसे कटघरे में पेश करती है और उससे सवाल पूछती है। कामनी यहाँ पर विवेक से बहुत ही उल्टी सीधे सवाल पूछती है, जिनके जवाब विवेक दे तो पाता है नहीं, साथ ही वो अपने सर को ऊंचा भी नहीं कर पाता है और इस कोर्ट से भाग जाता है। और जब कांति अपने घर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात उसके घर के बाहर महादेव से होती है। महादेव कांति से कहते हैं कि वो बोलो जो कानों को अच्छा लगे, वो बोलो जो समाज को अच्छा लगे। कांति उनसे कहता है कि आपकी ये सारी बातें किसी को समझ में आती भी हैं या फिर नहीं, जिस पर कि महादेव उससे कहते हैं कि मुझे जिसको जो समझाना होता है वो समझ जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर कांति को समझ आ जाता है कि आखिर महाराज क्या बोल रहे थे। उनकी बातों पर गौर करने के बाद अगले दिन वो फिर से कोर्ट में पेश होता है और सबके सामने एक सॉलिड स्पीच देता है। कांति को मालूम है कि आगे कामिनी जो है वो उसकी बेटी दमयंती और उसकी बीवी को भी कटघरे में पेश करने वाली है, इसलिए उसने अपना होमवर्क पहले से ही करके आया था। क्योंकि जो सवाल कामिनी उसकी बीवी और उसकी बेटी से कर रही थी, उनका जवाब जो है वो उसकी बेटी और बीवी बहुत ही ओपन माइंडेड होकर दे रहे थे।
जो देखकर कामनी भी बहुत अच्छे से समझ गई थी कि कांति ने अपना होमवर्क पहले से ही करके आया है। अब आगे कामनी जो है वो एक औरत को कटघरे में पेश करती है और वो औरत दरअसल में एक प्रोस्टिट्यूट होती है। और यहाँ पर कामनी सभी को बताती है इनका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है और स्कूल उसे अलाउ भी करता है। स्कूल के बाहर आप जो भी करें लेकिन आपको स्कूल में हद में रहना होगा। अगर स्कूल ने अपने स्टूडेंट को लेकर डिसिप्लिन को लेकर एक एक्शन लिया है तो इसमें क्या बुरी बात है। तो यहाँ पर कांति की बोलती बंद हो जाती है और फिर अगले दिन उनकी मुलाकात होती है महाराज से। यहाँ पर महाराज जो है वो उसे पहली में एक बात बताते हैं कि सवाल नहीं करोगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा। सवाल के अंदर ही सवाल है, सवाल के बाद फिर जवाब है, जवाब के बाद फिर सवाल, सारा सवाल जवाब में ही होता है। तो अब कांति बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसे यहाँ पर बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं। तो कांति उसी प्रोस्टिट्यूट को वापस बुलाता है और उसे सवाल करना शुरू करता है। वो उससे कुछ पोजीशन के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वो औरत भी उसे जवाब दे रही थी। कांति उनसे कहता है कि वो तो अपनी भूख मिटाकर चले जाते हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। जिस पर कि वो औरत साफ मना करती है। वो कहती है कि कुछ लोग नाचने के लिए आते हैं तो कुछ लोग उल्टे सीधा काम करने के लिए, और कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो सामने बैठकर रोते रहते हैं। तो कांति उनसे कहता है कि अगर उन सभी लोगों को पहले से ये सब कुछ आता होता तो शायद तुम्हें परेशानी नहीं होती। जिस पर कि वो औरत भी हाँ कहती है। अब कांति उनसे एक आखिरी सवाल करना चाहता है कि आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है आप उसे कहाँ देखना चाहेंगे। उन अज्ञानी लोगों की भीड़ में जो आपके पास आते हैं, या फिर उन पढ़े लिखे शिक्षित कामशास्त्र के जानकार जो अपनी प्रेमिका, बीवी, पत्नी जिनका वो मन और शरीर का सम्मान करे। तो वो औरत कांति की दूसरी बात से पूरी तरह से सेटिस्फाइड और इतना बोलने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। तब कांति उन्हें झुककर प्रणाम करता है। तो जज साहब उससे कहते हैं कि तुम उन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हो। कांति उनसे कहता है कि वो ऐसी माँ को प्रणाम कर रहा है जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। उससे बड़ा शिक्षक कोई और नहीं है, क्योंकि स्कूल अपना कुछ भी दांव पर नहीं लगा सकता। जिसके बाद फिर से एक डिबेट होती है और ये डिबेट फिर से पहुंच जाती है स्कूल की गलती पर, कि अगर स्कूल ने सब कुछ सिखाया गया होता तो आज ये सारी गलती विवेक नहीं करता। दरअसल में कांति सेक्स एजुकेशन की बात कर रहा था। तब कामनी कहती है कि इस टॉपिक को पढ़ाने का किसी के पास कोई और तरीका नहीं है। अगर आपके पास कोई तरीका है तो आप बता दीजिए। लेकिन किसी के पास भी कोई तरीका नहीं था। तब कामनी उससे कहती है कि अगर आपके पास कोई तरीका ना हो तो आप इस केस को वापस ले लीजिएगा। अगर तरीका हो जो कि बलगर ना हो तो आप हमें बता दीजिएगा। अब कुछ दिनों के बाद फिर से कांति की मुलाकात होती है महाराज जी से। यहाँ पर महाराज जी उसे फिर से अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं। वो उससे कहते हैं कि सच को दबाओ मत, सच को बताओ, क्योंकि सच हमेशा नग्न होता है। जो है उसे वैसा बता दो, क्योंकि सत्य सुंदर होता है और सुंदर ही शिव है। वो दोनों यहाँ पर कचौरी भी खा रहे थे और यहाँ पर महाराज कांति को भी एक कचौरी देते हुए कहते हैं कि कचौरी को देखकर खाना, क्योंकि जिस कागज में कचौरी थी उसमें बहुत ही अच्छी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि कांति के काम आ सकती थी। अब कांति को ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि उसे सब कुछ खुलकर बताना है। इसलिए अगले दिन वो कोर्ट में ह्यूमन बॉडी के कुछ पोस्टर्स लेकर जाता है जो कि एकदम नग्न थे, जिन्हें देखकर कामनी कहती है कि ये बलगर है और इन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन कांति उनसे कहता है कि ये सारे पोस्टर्स स्कूल और प्रयोगशाला में पाए जाते हैं और सारे शिक्षक इन्हीं पोस्टर के द्वारा ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को पढ़ाते हैं। तो फिर इन्हीं पोस्टर्स के द्वारा हम गुप्तांग के बारे में भी आराम से पढ़ा सकते हैं। कांति ये भी कहता है कि जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक उसकी पहचान होती है लिंग, और आज उसी पहचान की बात करने में और बताने में आज हमें शर्म आ रही है। कांति यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है जिसके कारण ये केस जो है वो कांति की तरफ झुकने लगा था। लेकिन आखिर में कामनी पब्लिक से पूछती है कि आखिर किन किन लोगों को लगता है कि इस टॉपिक पर स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें कि सिर्फ एक दो लोग ही हाथ उठा पाते हैं और जज साहब जो है अगली तारीख दे देते हैं। लेकिन इन सब का बाहर प्रभाव जो हुआ था वो बहुत ही सॉलिड हुआ था। सभी लोग चाहते थे कि स्कूल में इन सब की पढ़ाई हो और सभी लोग इस सब का नॉलेज भी चाहते थे। और अब कहीं ना कहीं स्कूल के प्रिंसिपल को भी लग गया था कि वो ये केस हारने वाले हैं, क्योंकि बात अब स्कूल की इज्जत पर आ गई थी। इसलिए वो कांति के साथ एक मीटिंग रखते हैं और वो कांति को 1 करोड़ रुपए का चेक देते हैं और बदले में ये मांगते हैं कि वो इस केस को वापस ले ले। जिस पर कि कांति भी उस चेक को एक्सेप्ट कर लेता है और उस पेपर पर साइन कर देता है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब घर वापस लौट रहा था तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में था। और जब अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। जैसे उसे होश आता है तो यहाँ पर महादेव उसे बताते हैं कि तुम मर चुके हो। मैंने तुमसे कहा था कि सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है। मुझे लगा था कि तुम मेरे इस रास्ते पर चलोगे, लेकिन तुमने दूसरा रास्ता चुना, जिसका परिणाम तो मौत है।
जिसके बाद महादेव जो है वो उसे अपने असली गेटअप में आते हैं और उसे बताते हैं कि वो महादेव है, और वो उनसे ये भी कहते हैं कि तुम्हारी मौत के कारण तुम्हारी पूरी फैमिली जो है वो मेरे सामने बैठकर रो रही है। तुमने जो कुछ भी किया उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है पब्लिक पर, और अब मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, क्योंकि आज लास्ट हेयरिंग है। जिसके बाद महादेव उसे अपनी सुपर कार में बिठाते हैं और यहाँ पर वो फुल स्पीड में उसे कोर्ट ले जाते हैं। आखिर में महादेव उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं महादेव अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। तो लास्ट हेयरिंग के दिन कांति अपनी लास्ट स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि ये कहानी 1835 में अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी। लॉर्ड मैकाले नाम के आदमी ने यहाँ पर आया था और उसने गुरुकुल की पढ़ाई को खत्म करके अपनी अंग्रेजी पढ़ाई को यहाँ पर लाया और सारी शिक्षा पद्धति को बदल कर रख दी। उस गुरुकुल की पढ़ाई को बदल कर रख दी जहाँ पर कि काम शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश एक्ट के द्वारा पढ़ाई को बदली गई थी, लेकिन आज आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम उसी पद्धति को अपनाकर उन्हीं की पढ़ाई को फॉलो कर रहे हैं। और कहा ये ब्रिटिश के लोगों ने गुरुकुल की पढ़ाई को अपने साथ लेकर चले गए, वहां पर उन्होंने इस पढ़ाई का नाम आधुनिक पढ़ाई रखा और ये हमसे आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं रह गए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विवेक भी आ जाता है और कामनी उसे सवाल पूछने लगती है कि क्या उसने उस दिन गलत किया था, जिस पर कि विवेक उनसे कहता है उसने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं किया, उसने जिस जगह पर किया वो गलत किया। तब वो स्कूल से माफी मांगता है और एक बार फिर से स्कूल में एडमिशन की गुजारिश करता है। तब कामनी उससे कहती है कि ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात है कि तुमने जो कुछ गलत किया तुम उसे गलत नहीं मानते हो। लेकिन धीरे धीरे करके पूरी पब्लिक जो है वो विवेक को सपोर्ट करने लगती है और कहती है कि विवेक ने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि हम भी करते हैं और सभी करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो यहाँ पर कांति की बातों से प्रभावित होकर आए थे। तो इस तरह से कांति इस केस को जीत जाता है और जब सब कहते हैं कि ये गलती जो है वो एजुकेशन सिस्टम की है, तो जल्द से जल्द एजुकेशन सिस्टम से गुजारिश है कि वो सिलेबस में इस टॉपिक को ऐड करें। और जिन 4 लोगों ने गलती की है वो 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए और 101 रुपए कांति को कंपनसेशन के रूप में दे, ताकि वो महाकाल को चढ़ावा चढ़ा सके। और विवेक को भी वापस स्कूल में एडमिशन मिल चुका था। आखिर में कामनी कांति से कहती है कि आप इस केस को क्यों जीते मैं बताती हूँ। आप परिवार के लिए लड़ रहे थे और मैं व्यापार के लिए। आखिरी में कामिनी कांति से माफी भी मांगती। तो दोस्तों, आमतौर पर सीक्वल अपने पहले भाग की छाया से उभर नहीं पाती, मगर यहाँ लेखक निर्देशक एक फ्रेश अप्रोच के साथ नजर आता है। 11 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विषय को बिना बलगर हुए समझदारी और तार्किक रूप से हैंडल करते हैं और उसमें कॉमेडी का मजेदार तड़का भी लगाते जाते हैं। कहानी दिलचस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देसी परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ होता है, जहाँ क्रांति एक किशोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार में पिता पुत्र के बीच स्थापित किया है। सेंसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्म में कहीं कहीं संदर्भों में जंप महसूस होता है। फिल्म की शुरुआत में निर्देशक कहानी को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं, मगर फिर कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और कोर्टरूम ड्रामा असरकार साबित होता है। कांति का कोर्ट में कामसूत्र और पंचतंत्र की किताबों का उल्लेख करना और तर्क देना कि आज जब पॉर्न इंटरनेट पर उपलब्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। कांति के दिए गए ये सारे तर्क बहुत ज्यादा प्रभावी लगते हैं। और संगीत और तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावशाली होता तो मजा आ जाता। हालांकि विक्रम मोंतेसेर के संगीत में हर हर महादेव गाना अच्छा बन पड़ा है। इसकी कोरियोग्राफी भी दर्शनीय है। फिल्म का क्लाइमेक्स सुकून देने वाला है। अभिनय की बात की जाए तो यह हर एक एंगल से पंकज त्रिपाठी की फिल्म है और यह भूमिका एग्जीक्यूशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि एक धार्मिक परिवेश और छोटे शहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुअल एक्ट पर अदालत में समाज के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही साहसिक है। मगर पंकज का सहज सुलभ अभिनय और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दार्शनीय बनाती है। शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार हर तरह से जचते हैं। उनकी प्रेजेंस, संवाद, अदायगी और लुक किरदार को मजेदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। साथ ही कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूप में अरुण गोविल, डॉक्टर की भूमिका में ब्रजेंद्र कला, पुजारी के चरित्र में गोविंद ने अच्छा काम किया है। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा याद रह जाते हैं। उनका किरदार खूब मजे करवाता है। अन्य सहयोगी कास्ट भी सशक्त है और फिल्म ओ माय गॉड टू न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवश्य देखने लायक फिल्म है। ये फिल्म उस देश में यौन शिक्षा को वर्जित मानने वाली शिक्षा पद्धति पर, जिस देश में कामसूत्र लिखा गया है, जिस देश में रचित पंचतंत्र की कहानियों में काम शिक्षा का उल्लेख हुआ है,
उसी देश में विदेशी शिक्षा पद्धति से चलने वाला शहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लांछन लगता है, शिवगढ़ को विष पीने को बाध्य करता है और ये शिवगढ़ भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का प्रसाद पीने के साथ साथ गदर का गाना भी गाता है। अपने विषय, अपने निर्देशन, अपनी पटकथा और अपने समग्र प्रभाव में फिल्म ओ माय गॉड 2 एक कमाल की फिल्म है। और ओ माय गॉड 2 ने अक्षय कुमार की स्टार पावर को बहुत कायदे से इस्तेमाल किया है। फिल्म एक सेंसिबल सब्जेक्ट पर बनी है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, एक मकसद से स्टार इसका चेहरा बना, लेकिन उस चेहरे की परछाई में असली हीरो कहीं नहीं लगता। वो है फिल्म की कहानी और अपने टॉपिक को संवेदनशीलता के साथ हैंडल करना। किसी भी पॉइंट पर अक्षय कुमार को ओवरशैडो करते नहीं देते। वो कहानी के पहियों को आगे ले जाने का काम जरूर करते हैं, लेकिन उस पहियों को धक्का बाकी किरदार ही दे रहे हैं। अक्षय के कैरेक्टर को गैर जरूरी ढंग से फुटेज नहीं दी गई। उन्होंने काम भी अच्छा किया, कुछ सीन्स में मजेदार लगते हैं, सीरियस सीन में उनकी डायलॉग डिलीवरी सही है, अखरती नहीं है। दुनिया मार्स पर कॉलोनी बनाने वाली है, ऑटोमेटिक गाड़ियां चल रही है, इधर हम सबसे निजी, सबसे इंटीमेट बात करने में सकपका जाते हैं, महिलाओं के पल्लू मुंह में दब जाते हैं, पुरुष आके फेरने लगते हैं, बच्चों के कान पर हाथ रख देते हैं। सेक्स शब्द सुनने पर यह हमारे सार्वजनिक रिएक्शन बन गया है। सेक्स सुनने पर ये हाल है तो उसकी एजुकेशन पर तो क्या ही बात हो सकती है। फिल्म में एक लाइन है कि इंसान के पैदा होने से लेकर उसकी डेथ तक हर जगह सेक्स कर रहा हो, फिर भी हम इसके प्रति जागरूकता नहीं रखना चाहते। हमारे जेनिटल्स को प्राइवेट पार्ट कहकर उनकी जानकारी भी बस प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। फिल्म ऐसे बिंदुओं पर बात करती है, लेकिन ऐसा और भी फिल्मों में हो चुका है, तो फिर ओ माय गॉड 2 में नया क्या? ओ माय गॉड में सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान झाड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहती। ये किसी भी पॉइंट पर प्रीच करने की कोशिश नहीं करती, ना ही अपने सब्जेक्ट को हंसी मजाक का पात्र बनाती है। वो उसकी गंभीरता को पूरी तरह से समझती है। ऐसा नहीं कि फिल्म में ह्यूमर नहीं, भरपूर ह्यूमर है और वो लैंड भी करता है। फिर चाहे वो कोर्ट रूम वाले सीन हो या कांति का अंग्रेजी ना समझ पाना हो, लेकिन एक भी जोक फिल्म की मैसेजिंग को हल्का नहीं करने देता। और फिल्म की शुरुआत होती है सेक्स से जुड़े सामाजिक मिथकों से कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा टाइप बातें। ये बातें एक उम्र के बाद भले ही मजाक लगती है, लेकिन जीवन के एक दौर में ऐसी बातों ने हमें सभी को डराया है। फिर चाहे ऐसी बातें ट्यूशन वाले दोस्त ने बताई हो या स्कूल के किसी सीनियर ने, ऐसे ही मिथकों से इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि मैंने कुछ गलत किया, मैं सही इंसान नहीं। फिल्म ऐसे सभी बिंदुओं को छूती है, अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश भी करती है। फिल्म में कुछ खामियां भी है, जैसे इसका हल्का क्लाइमैक्स, कहानी हार्ड पॉइंट पर जाकर बड़ी शान से बंद हो जाती है, लेकिन वो इतनी बड़ी कमी बनकर नहीं उभरता कि फिल्म को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि बात सब्जेक्ट के बाद बात अब एक्टर की है। कांति बने पंकज त्रिपाठी ने सिर्फ अपने कैरेक्टर में एक्सेंट को नहीं पकड़ा, बल्कि उन्होंने उसकी मासूमियत को भी समझा। एक आदमी जो पहले अपने मिथ को, अपने पूर्व ग्रहों से लड़ता है और फिर दुनिया का सामना करता है। पंकज त्रिपाठी अपने किरदार को बासी नहीं होने देते, वो मजबूती के साथ केस लड़ते हैं। कहानी में मजा तभी है जब हीरो को बराबर की टक्कर मिलती रहे। यामी गौतम ने कामनी का कैरेक्टर प्ले किया, वही कांति के सामने केस लड़ रही होती है। यामी ने अपने कैरेक्टर को ऐसे कैरी किया कि जैसे वो कमरे में एंट्री ले हर कोई रुककर उनकी बात सुनेगा। कामनी वो सारे तर्क देती है जो हमारे मन में धसे हुए हैं, बस जज किए जाने के डर से हम बोलते हैं जो हम में से अधिकांश लोगों को सही लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय महाकाल।